प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने चौथे लेक्चर में पढ़ लिया था कि मुख्य रूप से 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, पहले 2 प्रकार की अभिक्रियाओं की डिटेल से स्टडी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और इनसे संबंधित जो भी अभ्यास के प्रश्न थे वो भी हम चौथे लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। कि जिसे मैं एक उदाहरण लेके समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब इसकी जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो जिंक का एक परमाणु क्या करता है, यहाँ से कॉपर को यहाँ से हटा देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है। तो यहाँ पर ZnSO4 और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो आप इस अभिक्रिया से समझ ही गए होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक का एक परमाणु या कोई एक परमाणु की जगह कोई परमाणु समूह भी हो सकता है, दूसरे अभिकारक के एक परमाणु को विस्थापित कर देता है। ठीक, कि एक अभिकारक का एक परमाणु दूसरे अभिकारक के एक परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर दे। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, कौन किसको विस्थापित करेगा, यह ध्यान से समझने वाली बात है कि जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा। ओके, जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकता। ओके, समझ गए बात को? अब आपको क्या पता लगेगा कि कौन सा, अब देखिए आपको क्या पता लगेगा कि कौन सा तत्व जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है। इसके लिए हमारे पास एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी है और जो हमारे सिलेबस में 10-12 जो एलिमेंट्स है बस उनको याद रखें, आपका काम आसानी से चल जाएगा। तो ये देखिए एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी है जिसमें पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील है, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, और इसी तरह से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अभिक्रियाशीलता जो इनकी घटती जाएगी। ठीक, तो इस श्रेणी के अंदर पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील है और जो गोल्ड है, सोना जो है वो सबसे कम क्रियाशील है। तो जैसे अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि कॉपर प्लस जिंक, तो जिंक ने क्या किया था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, विस्थापित कर दिया था। तो जिंक देखिए ऊपर आएगा और कॉपर इसमें नीचे आएगा, यानी ऊपर वाले नीचे वालों को विस्थापित कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि जो मैंने आपको समझाया था उसके नोट्स यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लेक्चर की PDF भी आप देख सकते हैं। उस लिंक पे जो है मेरे ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप ये नोट्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब देखिए कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने के लिए जैसे कान्ना, जैसे हम भगवान के लिए यूज करते हैं, या कान्ना किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है, कान्ना कार मांगे एल्टो जैन फरारी। तो इस तरह से आप कुछ भी और आप अपनी तरफ से याद रख सकते हैं। याद करने की एक टेक्निक होती है, कान्ना कार मांगे एल्टो जैन फरारी, प्रभु है क्यों हजूर आज आओ। तो इस टाइप से जो है आप इनको कोई भी अपनी टेक्निक से लगा करके इनको जैसे भी आपने याद करनी है। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर
अगर मैं मान लीजिए एक रिएक्शन लिखता हूँ ZnSO4 प्लस कॉपर, क्या यह अभिक्रिया होगी? क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है? देखिए कॉपर नीचे आ रहा है, जिंक ऊपर है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि नीचे वाला कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। ठीक, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब देखिए हम विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं कि जैसे लेड है प्लस कॉपर क्लोराइड। अब लेड जो है वो यहाँ पर आ रहा है, देखिए आप, और कॉपर इससे नीचे आ रहा है, तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर, तो PbCl2 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये सॉलिड है तो सॉलिड लगा दीजिए। ओके, इसी तरह से दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं कि Fe प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर। आयरन देखिए ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, अब ये कॉपर क्योंकि सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो इसके आगे ठोस लगा दिए, और ये एक्वस सॉल्यूशन है तो इनके आगे AQ लगा देना है। ठीक, तो आप विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जो मैंने अभी तक समझाया है दोनों एग्जाम्पल, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए अगली अभिक्रिया है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, द्वि मीन्स दो, विस्थापन। जैसे सिंपल विस्थापन अभिक्रिया में तो एक परमाणु या एक परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के एक परमाणु को या परमाणु समूह को विस्थापित करता है, यानी एक ही विस्थापित होता है। यहाँ पर द्वि विस्थापन यानी यहाँ पर दो विस्थापित होते हैं, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे Na2SO4 और BaCl2, यहाँ पर Ba और Na ये आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, यानी यहाँ पर ये आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे NaSO4 प्लस BaCl2, तो Na2 की जगह Ba लग जाएगा, बेरियम सल्फेट, और सोडियम इधर आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम सल्फेट था, उसकी जगह सोडियम क्लोराइड बन गया, और बेरियम क्लोराइड की जगह बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक, समझ रहे हो बात को? इसी तरह से द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जिस आयन का सल्फेट है, जो सल्फेट आयन है उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो हाइड्रोक्साइड है उसका सल्फेट बन जाएगा। यहाँ से देखिए कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर कॉपर का बन गया हाइड्रोक्साइड, और यहाँ आयरन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ सोडियम का सल्फेट बन गया। ठीक, इसी तरह से आप एक नीचे एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा एक बात और लिखी हुई है बुक में, कि अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है, कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें के दौरान जो है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हुई, उसके दौरान कुछ जल में अविलेय अवक्षेप यानी कुछ ठोस से पदार्थ बच जाते हैं। ठीक, जो घुलनशील नहीं होते, तो इन ठोस पदार्थों को हम अवक्षेप कहते हैं। ठीक, यानी अविलेय लवण जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? अवक्षेप। ठीक, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो इस तरह से जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं, और वो अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल इसमें जो ऊपर यहाँ पर जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इनकी जैसे अभिक्रिया होती है, तो बेरियम सल्फेट जो बनता है वो एक अवक्षेप होता है। ठीक, तो ये जो अभिक्रिया है ये अवक्षेपण अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। ओके,
अब देखिए आगे अभ्यास के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 सिंपल सा क्वेश्चन है कि विस्थापन एवं द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ा दी क्या है, द्रव्य विस्थापन भी पढ़ा दी, दोनों की अपनी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल दे दीजिए बस, काफी इसमें। ठीक है, और समीकरण में जैसे आपने एग्जाम्पल ही देने, इसके दो दो एग्जाम्पल दे दो बहुत है। और अगला 14th क्वेश्चन जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3, ठीक। और सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है कि यहाँ पर अगर हम कॉपर मिला दें तो कॉपर जो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag, ठीक। तो कहता है कि इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अब देखिए अभिक्रिया तो आपने लिख दी है यहाँ पर, अब इसके बैलेंसिंग रह गई है, ठीक। अब देखिए कॉपर नाइट्रेट का जो सूत्र है वो CuNO3 2 होता है, ठीक। ये थोड़ा ध्यान से देखना इसको। और देखिए यहाँ दो नाइट्रेट आयन है या एक ही है, NO3 दोनों को एक साथ बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। अब 2 सिल्वर हो गए, 2 सिल्वर हो गए, तो यहाँ पर भी 2 मैंने सिल्वर लगा दिए, तो ये इस तरह से बैलेंस होगी, ठीक। तो यही रिएक्शन जो है 14th का आंसर है। अब अगला है अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर के समझाइए। तो जैसे अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले अवक्षेप अभिक्रिया बताई थी, तो ये इसका उदाहरण है। ओके, अब अगला टॉपिक है हमारा उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं कौन सी होती है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ती हो या हाइड्रोजन हटती हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। और उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कह देते हैं। ऑक्सीकरण क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें योग होता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो है क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक। और इसी तरह से सल्फर का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीकरण जो है ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह से अब यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन हटेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो जब इसके साथ ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ पर H2O प्लस 2S बन जाएगा। तो यहाँ दोनों काम एक साथ इकट्ठे हो गए, हाइड्रोजन हट गई, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, तो ये भी क्या है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि H2S का उपचयन हो रहा है। यहाँ मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा था, यहाँ सल्फर का उपचयन हो रहा था, ओके। और ये अभिक्रिया क्या कहलाई थी, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाई, ओके। हम अपचयन अभिक्रिया इससे रिवर्स है कि या तो ऑक्सीजन हटे, ऑक्सीजन का ह्रास हो, कमी हो, या हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन का योग हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे क्या बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट गया, तो हम ये कह सकते हैं कि MgO का अपचयन हो गया। इसी तरह से KClO3, यहाँ से KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गई है, तो KClO3 का जो है क्या बन गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसी तरह से क्लोरीन पे देखिए हाइड्रोजन ऐड होगी, और हाइड्रोजन ऐड होना, हाइड्रोजन का योग होना भी क्या है, अपचयन है, ठीक। दोनों में से कोई एक काम हो जाए, चाहे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए, चाहे ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक। दोनों ही चीज क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, ठीक।
तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ी है, तो क्लोरीन का अपचयन हो गया है। ओके, अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसी विक्रिया बताता हूँ कि जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होती है, कि जिसमें एक अभिकारक का तो अपचयन होता है, दूसरे का उपचयन होता है। ठीक, तो देखिए कि यहाँ पर CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो यहाँ से देखिए कि अगर H2 को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई तो उपचयन। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई तो अपचयन। तो यहाँ उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हुई, यानी जिन रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक, अब इसी तरह से रेडॉक्स रिएक्शन के आप और भी एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ZnO प्लस, यहाँ पर ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। यहाँ पर आप ZnO का देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हट गई तो अपचयन, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो उपचयन। ओके, क्लियर। अब देखिए कि दोनों शब्द जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से हैं, इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे पहली क्लास में जा करके अपने ए आ ई ई उ ये सीखते हैं, तो आपने उसी ऑर्डर में लिखना है, पहले ए फिर आ ई उ। ओके, और फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखते हैं तो ABCDEFGHIJKLMNO, पहले ABCD में H आता है फिर O आता है। तो अपचयन में हाइड्रोजन ऐड होएगी, उपचयन में ऑक्सीजन ऐड होएगी। ठीक, तो इस सिंपल सी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कौन सी अपचयन है और कौन सी उपचयन है। ठीक, उपचयन में ऑक्सीजन ऐड और अपचयन में हाइड्रोजन ऐड और रिमूव इससे उल्टा हो ही जाएगा, पता ही आपको। ठीक, अब देखिए इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक क्या होते हैं। कि अब देखिए कि कुछ रिएक्शन या तो बहुत स्लो होती है या बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो देखिए कि ऐसी रिएक्शंस कईयों की स्पीड हमें बढ़ानी पड़ती है, कईयों की स्पीड कम करनी पड़ती है। तो स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए हम कुछ विशेष पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। वो पदार्थ खुद तो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, उसका जो वेग होता है, उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे KClO3 में MnO2 ये क्या है? एक उत्प्रेरक है, जिससे पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। इसी तरह से वनस्पति घी और हाइड्रोजन को अगर आप आपस में वैसे मिलाओगे तो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो होगी, लेकिन अगर आप निकल की प्रेजेंस में अगर ये करते हो तो वनस्पति घी काफ़ी फास्टली बन जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और अगले लेक्चर में हम धातुओं का संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के नुकसान क्या होते हैं, विकृत गंधिता क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा NCERT बुक के जो पेज नंबर 15 पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हम उत्तरों को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है अभ्यास के प्रश्नों को भी अलग अलग लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।